हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस&डी एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है कॉर्पोरेट्स एज बैंक्स। जो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश की है, उसमें उन्होंने काफी रिकमेंडेशंस रखी, लेकिन एक पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को लेकर काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया। इवन कि हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर श्री रघुराम राजन जी ने भी उसको क्रिटिसाइज किया। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि वो पर्टिकुलर रिकमेंडेशन क्या थी और इन लोगों ने उसको क्यों क्रिटिसाइज किया। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। रिसेंटली आरबीआई ने इंटरनल वर्किंग ग्रुप नाम का ग्रुप बनाया। इस ग्रुप में आरबीआई अपने खुद के मेंबर्स को लेकर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए इस ग्रुप को बनाता है, और रिसेंटली ये ग्रुप हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की ओनरशिप के ऑब्जेक्टिव को लेकर बनाया गया, और इस ग्रुप ने काफी रिकमेंडेशंस रखी, लेकिन एक पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर श्री रघुराम राजन जी और फॉर्मर आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर श्री विरल जी ने भी उसको क्रिटिसाइज किया। ये जो रिपोर्ट थी उसमें हमारे सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की ही बात की गई थी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का कहीं भी नाम नहीं लिया गया। इस रिपोर्ट को समझने के लिए हमें पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की हिस्ट्री और डेवलपमेंट को समझना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1969 में टोटल 14 बैंक्स और 1980 में 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया था। नेशनलाइज मीन्स उनको प्राइवेट सेक्टर बैंक से पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कन्वर्ट किया। और 1990 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था उसके बारे में हम सबने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, और उसमें हमें लिबरलाइजेशन की बहुत जरूरत थी। लिबरलाइजेशन से हुआ क्या कि प्राइवेट सेक्टर की री एंट्री हुई हमारी इकोनॉमी में। प्राइवेट सेक्टर की एंट्री के 3 डिकेड्स के बाद भी जो हमारे बैंक्स का कंट्रीब्यूशन था हमारे जीडीपी में, वो 70% से भी कम था। और अगर इसको हम कंपेयर करें अदर कंट्रीज के साथ, सच एज चाइना के साथ, तो उनका जो ये कंट्रीब्यूशन है वो 175% के आसपास है। और अगर हम बात करें कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को जो एज अ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी, वो हमारी जीडीपी का सिर्फ 50% था, और यही हमारी अदर कंट्रीज में जैसे चाइना, जापान, यूएसए और साउथ कोरिया में यही 150% से भी ज्यादा है। तो हम समझ सकते हैं कि उस टाइम पे हमारा जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम था वो हमारी क्रेडिट डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहा था। जो मैंने आपके पिछली स्लाइड में समझाया वही इस चार्ट में बता रखा है। अगर आप अच्छी तरह समझना चाहते हो तो इस चार्ट को देख सकते हो। तो अब आते हैं हम उस रिकमेंडेशन पर कि वो पर्टिकुलर रिकमेंडेशन क्या थी जिसको इतने लोगों ने क्रिटिसाइज किया। इस रिकमेंडेशन में आईडब्ल्यूजी ने सजेस्ट किया कि हमारे जो लार्ज कॉर्पोरेट्स है जैसे अंबानी और अडानी, जिनके पास टोटल एसेट्स ₹5000 करोड़ है, इससे ज्यादा है, उनको हम ऑनरशिप दे दे हमारे बैंक्स की, जहां उनको खुद के बैंक्स ओपन करने की अथॉरिटी दे दी जाए। इसमें उन्होंने एक वर्ड यूज किया, कनेक्टिंग लैंडिंग। मैं आपको समझा दूं कनेक्टिंग लैंडिंग क्या होता है। कनेक्टिंग लैंडिंग रेफर्स टू दैट सिचुएशन जिसमें हम प्रमोटर को बोरोवर भी बना सकते हैं। प्रमोटर मीन्स जो रियल ओनर होते हैं, जो जिनके पास रियल शेयर होता है बैंक का। स्टार्टिंग में बैंक प्रमोटर के पास बैंक का 100% शेयर होता है, लेकिन हमारी बैंक पॉलिसी के अकॉर्डिंग 3 इयर्स के अंदर अंदर ये जो 100% शेयर है वो 40% में कन्वर्ट करना कंपल्सरी है। मींस उनको अपना 60% जो शेयर है वो लोगों को बांटना पड़ेगा, और 15 इयर्स के बाद या 15 इयर्स के अंदर अंदर उनको जो 40% अपना शेयर है वो 15% तक लेकर आना होगा। मतलब 85% जो शेयर है उनको अपना लोगों को बांटना पड़ेगा। वो 15% से ज्यादा अपने पास शेयर नहीं रख सकते। और इस रिकमेंडेशन में आईडब्ल्यूजी ने क्या बोला, ये जो 15% का शेयर प्रमोटर के पास रहेगा उनको हम इंक्रीज करते हैं 26% तक। मतलब जो प्रमोटर है वो 15 इयर्स के बाद भी अपने पास 26% तक का शेयर रख सकते हैं। मतलब उनके कंट्रोल को बढ़ाने की बात कर रखी है आईडब्ल्यूजी ने। हमारे जो कनेक्टिंग लैंडिंग में एग्जांपल्स आती हैं वो आती हैं आईसीआईसी बैंक, येस बैंक और डीएचएफएल बैंक। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि काफी लोगों ने इस रिकमेंडेशन को क्रिटिसाइज किया। इवन के हमारे जो फॉर्मर
गवर्नर आरबीआई के श्री रघुराम राजन जी, उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने पूरे 3 पेज का पैराग्राफ लिंक्डइन आईडी में अपना पोस्ट किया है इसको क्रिटिसाइज करते हुए। सबसे पहले उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि इस टाइम पे इस चीज की क्या जरूरत आन पड़ी, कि ऐसा अब क्या हो गया कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बागडोर है वो हमें लार्ज कॉर्पोरेटर्स के हाथ में देनी पड़ रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो लार्ज कॉर्पोरेटर्स अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे बैंक से लोन लेते हैं, और अगर यही ओनरशिप हम लार्ज कॉर्पोरेटर्स को दे देंगे तो हमारे लैंडर्स और बोरोवर्स में कहाँ फर्क रह जाएगा। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर हम ये कंट्रोल उनके हाथों में दे देंगे तो उनपे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा। पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उन पे कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होगा उनको, तो उनको प्रॉब्लम्स इस चीज की फेस करनी पड़ सकती हैं। तो हमने अगर हिस्ट्री में उठा ले, जब भी हमने ऐसी कोई डिसीजन लेने की बात की है तब हमने बैड लोन्स एज अ रिजल्ट सामने आया है। तो हम अब देखते हैं कि ये क्या होता है, इसे सैंड मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन हम काफी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया है, तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। अगर आपको समझ आ गया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल SND को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी दबा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।